आइए फ्रेंड, हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। बेसिक कॉस्मेटोलॉजी थ्योरी के व्यक्तित्व विकास एवं संचार योग्यता पाठ से ही। इससे पहले के क्वेश्चन हम अपने पहली वाली वीडियो में करा चुके हैं। जिसको आप वो नहीं देखा हो वो लोग आप देख लेना। अब इसमें हम कहेंगे, एक प्रशिक्षित कॉस्मेटोलॉजिस्ट में निम्न में से कौन से गुण पाए जाते हैं? संचार कुशल, श्रेष्ठ, ये दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये इसके ऑप्शन है। तो एक प्रशिक्षित कॉस्मेटोलॉजिस्ट को ही नहीं बल्कि किसी भी, अगर कोई भी बिजनेस कर रहा है, कोई भी दुकानदार है, तो उसमें ये दोनों गुण होने चाहिए। एक तो वो बातचीत करने में सही होना चाहिए, ऊपर से वो श्रेष्ठ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसका व्यवहार बहुत ही उखड़ा उखड़ा है तो उसकी दुकान पर या उसकी किसी भी बिजनेस पर कोई बंदा आएगा नहीं। तो इसलिए संचार कुशल और श्रेष्ठ, ये दोनों गुण उस व्यक्ति में होने चाहिए। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कारक वार्डरोब प्लानिंग में महत्वपूर्ण होते हैं? वार्डरोब मैंने आपको बताया था कि जो हमारी अलमारी वगैरह जो रहती है, जिसमें हम अपने पार्लर का सामान रखते हैं, जैसे कि जो टावल वगैरह हैं या गाउन वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें जब रखते हैं उसको हम वार्डरोब कहते हैं। तो निम्न में से कौन से कारक वार्डरोब प्लानिंग में महत्वपूर्ण होते हैं? तो व्यक्ति की लंबाई और व्यक्ति का गठन, व्यक्ति की पसंद या दोनों। तो हम यहाँ लिखेंगे व्यक्ति की लंबाई और व्यक्ति का गठन। ये तो आप लोग ऐसे भी बना सकते हो कि जब ए और दो बी पूछ रहा है, जबकि डी को उसने अलग कर दिया तो हम डी को भी अलग कर देंगे। क्योंकि हमारे पार्लर में अगर कोई भी व्यक्ति आ रहा है तो हम सबसे पहले उसको लंबाई देखेंगे, उसकी चौड़ाई देखेंगे और उसका साइज़ वगैरह जो भी होएगा वो देखेंगे, तब उसको गाउन और टॉवल वगैरह प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन अगर बंदा पता चला हमारे पास पिंक कलर की गाउन है ही नहीं और बंदा कह रहा है हमको पिंक कलर की गाउन चाहिए, तो हम बाज़ार से तो नहीं खरीदने जाएंगे ना। तो व्यक्ति की पसंद इसमें मायने नहीं रखती है। यहाँ पे होगा व्यक्ति की लंबाई और व्यक्ति का गठन। ये यहाँ पे हमारा सी आंसर इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं, स्वच्छता कितने प्रकार की होती है? इसके बिना ऑप्शन दिखाए मैं आप लोगों को बताऊंगी स्वच्छता कितने प्रकार की होती है। ये तो आपको भी पता होगा, स्वच्छता दो प्रकार की होती है, एक आंतरिक स्वच्छता, एक बाहरी स्वच्छता। तो यहाँ पे हम जो है दो आंसर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दो आंसर इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपको ऑप्शन दिख रहा है, सी आंसर इज़ द राइट आंसर। अब हम यहाँ पर पूछेंगे, प्रोत्साहन कितने प्रकार के होते हैं? हमारे यहाँ रहता है प्रोत्साहन कितने प्रकार के होते हैं। प्रोत्साहन का मतलब होता है कि जैसे किसी बंदे ने कोई काम किया है और वो काम हम लोगों को कैसा लगा, तो उसके बारे में जो फीडबैक होता है ना, वही होता है प्रोत्साहन। तो प्रोत्साहन यहाँ हम लिखेंगे चार प्रकार का होता है। एक आंतरिक प्रोत्साहन कि हमें उसका काम अच्छा लगा लेकिन हमने उससे कुछ कहा नहीं। नंबर 2 होता है बाहरी प्रोत्साहन कि हमें उसका काम अच्छा लगा और हमने उसको बोल दिया कि हाँ हमें तुम्हारा काम अच्छा लगा है, और उसको हम कुछ टिप्स वगैरह, मतलब टिप वगैरह, जैसे आपने होटलों में और उसमें देखा होगा कि जो लोग एक्स्ट्रा पैसे दे के जाते हैं ना, उसको बाहरी प्रोत्साहन। अब तीसरे नंबर का होता है सकारात्मक प्रोत्साहन और चौथे नंबर का होता है नकारात्मक प्रोत्साहन। अब सकारात्मक तो आपको पता ही है कि काम अच्छा लगा तब जाके सकारात्मक, और नकारात्मक प्रोत्साहन में दंड भी प्राप्त हो सकता है। तो ये कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि किस प्रोत्साहन में जो है दंड भी प्राप्त हो सकता है। तो नकारात्मक प्रोत्साहन में दंड भी प्राप्त हो सकता है। ये आपका, मैंने इसे हटके एक अलग क्वेश्चन बता दिया। लेकिन प्रोत्साहन कितने प्रकार के होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए हम देखते हैं, इनमें से कौन से कारक सौंदर्य कौशल की कमी का अवलोकन करते हैं? तो निम्न में से कौन से कारक सौंदर्य कौशल, मतलब सौंदर्य कौशल की जो हमारी सुंदरता में कमी हो उसका अवलोकन उसे बताते हैं कि हम सुंदर तो बहुत हैं लेकिन हमारी तब भी कुछ कमी लग रही है। तो वो कैसे पता चलेगा? मसे हुए वस्त्र, मतलब ऐसे गंदे मैले कुचले कपड़े। जैसे कभी कभार हमारे देहात में एक कहावत है कि ऐसे कपड़े पहनी हैं जैसे जो है पोटली में से निकाल लिए हों। तो उस तरीके से मसे हुए वस्त्र, बेतरतीब बाल कि जैसे तुमने कभी बाल कहाड़े ही नहीं हैं, उलझे से रहें, एकदम चिप
अशुचित गंदे संदे अलग से जैसे देखने पर कभी कभार लगता है, तो वैसे बाल हों, शरीर की दुर्गंध, बहुत से लोगों में शरीर के पसीने वसीने की बदबू आती है वो, या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे उपयुक्त सभी। अगर शरीर में से दुर्गंध आ रही होगी, बेतरतीब बाल रहेंगे, मसे हुए वस्त्र रहेंगे, तो हम लोगों को वो जो है हमारी सुंदरता में अवलोकन करेगा। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन जो अभी हम आपको बता रहे थे उसी से, संतुष्टिपूर्ण सेवा मिलने पर अधिक टिप देकर जाता है ग्राहक, किस प्रकार के प्रोत्साहन का उदाहरण है। ये मैंने अभी आप लोगों को, ये ऊपर वाला जो क्वेश्चन है उसमें मैंने आपको बताया था कि जो है मैंने अभी आपको बताया था प्रोत्साहन कितने प्रकार के होते हैं, और जो है मतलब किस में वह दंड दे के जाता है और किस में वो मतलब अधिक टिप देकर जाता है। तो इसमें आपको पता ही होगा, संतुष्टिपूर्ण सेवा मिलने पर ग्राहक अधिक टिप देकर जाता है, किस प्रकार के प्रोत्साहन का उदाहरण है, बाहरी प्रोत्साहन का उदाहरण है। मैंने आपको बताया था 4 प्रोत्साहन होते हैं। देखिए आप इसमें भी देख सकते हैं कि आंतरिक, बाहरी, नकारात्मक और सकारात्मक, ये 4 प्रकार के प्रोत्साहन होते हैं। तो अगर आपको कोई अधिक टिप दे के जा रहा है, मतलब वो बाहर से आपका जो है, मतलब बाहर से आपको सबको दिखा के बोल रहा है कि आपका काम बहुत अच्छा है और उसे पसंद आया, इसलिए वो आपको टिप दे के जा रहा है। अगर उसको आपका काम पसंद नहीं आएगा तो वो आपको दंड भी दे सकता है, या फिर सुना भी सकता है, गालियाँ भी दे सकता है। अपनी भाषा में कहें, मारपीट तो नहीं कर सकता, लेकिन कई जगह होता है मारपीट भी हो सकती है। तो इस जगह पर नकारात्मक प्रोत्साहन हमारा होगा। लेकिन इस जो 23 नंबर का जो क्वेश्चन है उसके में आपका बाहर प्रोत्साहन होगा। ठीक है, बी क्वेश्चन, बी आंसर इज द राइट आंसर। अब आते हैं हम अगले जो है उस पर, गलत मुद्रा से क्या नुकसान हो सकता है। अगर यहाँ पे गलत मुद्रा का मतलब है कि अगर आप गलत स्थिति में खड़े हैं, अगर आप फेशियल कर रहे हो और आप सही से नहीं खड़े हो और ऐसे ही पीठ कंधे झुका के अजीब तरीके से खड़े हो, तो आपको क्या नुकसान हो सकता है। तो ये आपको पता है, पीठ और कमर में दर्द वाली जो वो रहता है, गर्दन व पीठ में दर्द हो सकता है आपके। अगर आप गलत मुद्रा में खड़े रहोगे तो गर्दन और पीठ में दर्द होगा। श्वसन क्रिया में कोई सुधार नहीं होगा, आपको भी पता, बुद्धि का विकास भी नहीं होगा और हड्डियाँ भी मजबूत नहीं होगी। यहाँ पर सीधे सीधे अगर आपको नहीं क्वेश्चन याद रहता है तो आप ये देखो कि ये पूछ रहा है गलत मुद्रा। अगर सही मुद्रा पूछता तब हम इनमें से कुछ लगाते। हड्डियाँ मजबूत तो अच्छी चीज़ है ना, अगर हड्डियाँ मजबूत हो जाएं तो बुद्धि का विकास हो जाए, वो भी अच्छा है, श्वसन क्रिया में सुधार हो वो भी अच्छा है। लेकिन गलत मुद्रा से ये सारी चीज़ें तो नहीं सुधर सकती, बस हो सकता है तो क्या हो सकता है, गर्दन व पीठ में दर्द हो सकता है। ठीक है, अब हमारा आगे वाला जो है, आगे का क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। कॉस्मेटोलॉजी कोर्स के उपरांत, मतलब अगर कोई CTI या ITI कर रहा है बेसिक कॉस्मेटोलॉजी से, तो व्यक्ति को क्या क्या लाभ हो सकता है, ये पूछ रहा है। अगर आप CTI या ITI कर रहे हो कॉस्मेटोलॉजी से, तो आपको क्या क्या लाभ हो सकता है, उससे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो रोज़गार के अवसर प्राप्त हो सकते हैं और कार्य की छूट मिल सकती है। ठीक है, आप कोई भी काम कैसे भी कर सकते हो, कितना भी काम मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको पता है कि दोनों हो जाएंगे, A और B दोनों हो जाएंगे। तो यहाँ पर C आंसर इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है एक ही ऑप्शन चूज होगा तो आप पहले वाले पे ही लगा दें, ऐसा नहीं कि आपको दोनों ऑप्शन चारों पढ़ने हैं और उसके बाद में जाके आपको लगाना है। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं विटामिन डी का मूल स्रोत क्या है। ये तो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे होंगे, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको भी पता है कि विटामिन डी हमें सबसे ज़्यादा सूर्य से प्राप्त होती है। जब हम, बहुत से लोग कहते हैं सुबह सुबह उठ के हमें धूप में बैठना चाहिए, तो देखो अब इसमें सूर्य, धूप कुछ ऑप्शन हो तो बताइए। तो देखो इसमें सूर्य नहीं दिया है, इसमें धूप दिया है, तो इसमें हमारा C आंसर इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि विटामिन डी हमें सबसे ज़्यादा धूप से प्राप्त होती है। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, नेल तकनीशियन का मुख्य कार्य क्या है। तो आपको पता है नेल किसको बोलते हैं, नाखून को बोलते हैं। तो नाखून का रख रखाव ही होगा। जब नेल तकनीशियन है, जब नाखूनों का ही तकनीशियन है, तो फिर उसको नाखून का रख रखाव ही जो है होगा। तो A आंसर इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है,
अब इसमें पूछ रहा है संतुलित भोजन में निम्न में से क्या क्या पाए जाते हैं। तो आपको पता है संतुलित भोजन क्या होता है, जिसमें वसा, खनिज, कार्बोहाइड्रेट सारी चीज़ें जब मिश्रित हों तो उसको क्या बोलेंगे, संतुलित भोजन। तो इसमें हमारा आपको ऑप्शन दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है कि डी आंसर इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। संतुलित भोजन ही वही है जिसमें जो है सब कुछ पाया जाता हो। ठीक है, अब हमारा लास्ट वो अगला क्वेश्चन है, संचार योग्यता के लिए निम्न में से कौन कारक महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है, सॉरी मैंने गलत क्वेश्चन पढ़ दिया। तो इसका आपको पूछ रहा है संचार योग्यता के लिए, मतलब किसी से बात करने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, सक्रिय होकर सुनना, स्वीकृति, आत्मविश्वास, उपयुक्त सभी। तो आपको पता है कि हमें उससे ध्यान से सुनना होगा, हमारे अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए, तभी हम संचार योग्यता पूछ रहा है तो मतलब आत्मविश्वास होना चाहिए, तभी हम उसको किसी बात का जवाब दे पाएंगे। और स्वीकृति करने की इच्छा होनी चाहिए कि अगर वो कुछ कह रहा है तो हमें उसे स्वीकारना चाहिए। तो उपयुक्त सभी इसमें जो है सही आंसर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे का जो है क्वेश्चन देखते हैं। शरीर व्यायाम से शरीर स्वस्थ तो रहता ही है, साथ ही साथ कैसा रहता है, अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ तो रहेगा ही, मतलब बिना बीमारियों से मुक्त तो रहेगा ही, लेकिन साथ साथ कैसा रहेगा, तनाव रहेगा, दबाव रहेगा, दर्द रहेगा। देखो कितने अच्छे क्वेश्चन हैं, इतने सिंपल से क्वेश्चन है। तो इसमें है लचीलापन, एक तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, ऊपर से हमारा शरीर लचीला भी बना रहेगा। तो इसका जो है बी आंसर इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछ रहा है निम्न में से, देखिए ऑप्शन, निम्न में से कौन से कारक को व्यावसायिक नैतिकता का उल्लंघन माना जाता है, मतलब ऐसा कौन सा कारक है जिसको हम अगर करेंगे तो वह व्यापार की दृष्टि से जो सही नहीं माना जाएगा। तो पार्लर की सफाई का ध्यान न रखना, कार्य के प्रति रुझान, मौसम के अनुरूप कपड़ों का चुनाव, संतुलित भोजन ना करना। ठीक है, तो अगर संतुलित भोजन नहीं करेंगे तो वो हमारे शरीर के लिए नुकसान है, पार्लर के लिए तो नहीं नुकसान है ना। तो ये आंसर हमारा गलत हो जाएगा। मौसम के अनुरूप कपड़ों का चुनाव तो ये कर रहा है मौसम के अनुरूप, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। कार्य के प्रति रुझान भी है, तो मतलब उसको कार्य भी करना है, लेकिन पार्लर की सफाई का ध्यान ना रखना ये व्यावसायिक नैतिकता का उल्लंघन हो जाएगा। तो इसका पहला आंसर इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए इसका ही दूसरा क्वेश्चन हम चल जाते हैं। कॉस्मेटोलॉजी कितने शब्दों से मिलकर बना है। तो ये तो आपको भी पता है कि लैटिन भाषा का शब्द है कॉस्मेटोलॉजी, कॉस्मेटो और दूसरा नाम है लॉजी, तो दो शब्दों से मिलकर बना है कॉस्मेटोलॉजी। तो इसका सी आंसर इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। और पाँव के किस भाग पर शरीर का संपूर्ण वजन डालना चाहिए। देखो ये इसमें पूछ रहा था कि हमें गलत मुद्रा से, कौन सा क्वेश्चन था, हाँ, गलत मुद्रा से क्या हानि हो सकती है, तो गर्दन व पीठ में दर्द हो सकता है अगर सही से नहीं खड़े होंगे तो। ठीक है, तो अब ये यहाँ सही से खड़े होने का तरीका बता रहा है कि पाँव के किस भाग पर शरीर का संपूर्ण वजन डालना चाहिए। पंजा, उंगलियाँ, एड़ी या नाखून। सिर्फ उंगलियों पर तो नहीं डाल सकते, एड़ी पर भी नहीं डाल सकते, एड़ी दुखने लग जाएगी। नाखूनों पर तो आपको पता ही है नहीं डलेगा, तो इसमें जो है पंजा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने आज यहाँ 20 क्वेश्चन तक हमारा पूरा कंप्लीट करा दिया है। अब इसमें जो है 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो 10 क्वेश्चन को हम फिर से जो है लेके आएंगे तीसरी वीडियो में। व्यक्तित्व विकास एवं संचार योग्यता के माध्यम से नहीं, इसमें कवर करा देते, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, आपको उसको डिटेल में पढ़ना है, तो आप मुझे बता सकते हो। एक बार मैं और दिखा दे रही हूँ, तो आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। आप पढ़ते चलिए और आपका रिवीजन होता चलेगा। ठीक है, और उसके बाद में फिर आप जो है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझसे किसी भी क्वेश्चन के बारे में कमेंट करके पूछ सकते हो अच्छे से, तो मैं आपको और डिटेल में बता दूंगी उस क्वेश्चन के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जैसा जैसा आपका रिजल्ट मुझे आता जाएगा वैसे वैसे मैं वीडियो आपको और ज़्यादा डालती जाऊँगी।
धन्यवाद।